दोस्तों, यूपी डीएलएड प्रथम सेमेस्टर बिल्कुल आप देख पा रहे हैं आपके बीच में विज्ञान के जो महत्वपूर्ण श्रृंखला है आपके बीच में आपकी परीक्षा को दृष्टिगत रखते हुए फिर से प्रारंभ की जा रही है। जैसा कि मैंने आपको कल की डेट में कंप्यूटर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया था और उसी के क्रम में हम डीएलएड यानी कहा जाए प्रथम सेमेस्टर के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी यानी विज्ञान के कुछ प्रश्नों को लेकर आपके बीच में उपस्थित हैं। सीरीज आपकी चल रही है एग्जाम फतह सीरीज, बिल्कुल जो आपकी परीक्षाएं 3 जुलाई से प्रारंभ है। 3 जुलाई की परीक्षा को दृष्टिगत रखते हुए महत्वपूर्ण चीज़ें आपके बीच में दी जा रही हैं। आप देख पा रहे हैं साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ठीक है, मैं आपसे वादा करता हूं जो चीज़ें यहां पर आपको प्रोवाइड की जा रही हैं, अगर आप इतनी चीज़ों को पढ़ लेते हैं तो आप सभी के लिए सफिशिएंट है। ठीक है, यह चीज़ बिल्कुल ध्यान रखिएगा। 25 में 25 दिलाने का चैलेंज, आगे 95% का वादा। तो चलिए हम आपको लेके चलते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी की तरफ। तो विज्ञान जो आपका होता है ये तृतीय प्रश्न पत्र होता है, जो कि आप देख पा रहे हैं। विज्ञान सबसे पहला सेक्शन आपका होता है वस्तुनिष्ठ यानी कहा जाए बहुविकल्पीय क्वेश्चन। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं निवेदन करूंगा कि चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए सबसे पहले आपके बीच में हम वस्तुनिष्ठ यानी कहा जाए बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तरी के अंतर्गत आपके बीच में पहला क्वेश्चन आ रहा है, निम्नलिखित में से उभयचर प्राणी है। ठीक है, उभयचर प्राणी यहाँ देख पा रहे हैं, इसका जो आंसर है वो सी वाला जो है सही है। ठीक है, कौन सा सी वाला सही है? कछुआ। आपको पता है कछुआ उभयचर का मतलब कछुआ जमीन पर भी चल सकता है, अगर आवश्यकता पड़ी तो वह पानी में भी चल सकता है। ठीक है, बाकी चीज़ों को आप समझ सकते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ जमीन पर चलते हैं, चूहा भी और गाय भी। ठीक है, आप इनको पता है उभयचर मतलब हर जगह अपने आप को एडॉप्ट कर ले जाए। ठीक है, चाहे अगर उसे जल में रहना पड़े तो भी रह ले जाए और पृथ्वी पर रहना पड़े तो भी रह ले जाए। ठीक है, और आगे देख पा रहे हैं अगला क्वेश्चन आपके बीच में है, निम्नलिखित में से कौन सी मछली का अनुकूलन अंग नहीं है। ठीक है, आपको पता है जो है अनुकूलित अंग क्या होता है, यानी आप देख पा रहे हैं सबसे पहला है आपके बीच में धारा रेखित शरीर, पंख हो गया, गलफड़े हो गया और फेफड़े हो गया। यानी आपसे कहा जा रहा है अनुकूलन अंग नहीं है। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं अनुकूलन अंग सब उसका है, पंख होता है, जो है और भी चीज़ें आपके बीच में हैं। और यह सबसे, अगर हम इसमें आपका जो सही आंसर है वह आपका जो है द वाला सही है, यानी कहा जाए जो मछली होती है, मछली के पास भैया फेफड़ा नहीं होता है, आपको पता है वह गलफड़े के द्वारा वह सांस का आदान प्रदान करती है। ठीक है, चलिए अगला, यह यानी कहा जाए अनुकूलन अंग के तहत उसका फेफड़ा नहीं होता है। ठीक है, आगे कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन यौगिक है। ठीक है, कौन यौगिक है, ध्यान रखिएगा आपका जल यौगिक है। ठीक है, और आगे कहा जा रहा है 4 नंबर में देखेंगे, एक चीज आप विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा, जब भी आप बहुविकल्पीय प्रश्नों की श्रृंखला को हल करिएगा तो कोशिश करिएगा कि आपका एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। ठीक है, अगर आप एक क्वेश्चन को गलत कर दे रहे हैं तो यह मानकर चलिएगा कि आप जो है धीरे धीरे नंबर आपका खिसक रहा है। ठीक है, तो बिल्कुल इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी विधि घुलनशील ठोस पदार्थों को द्रव्य से पृथक करना है। ठीक है, यानी कहा जा रहा है कौन सी विधि आपकी हो सकती है जो कि घुलनशील जो ठोस पदार्थ हैं, ठोस पदार्थ को द्रव्य से हम पृथक कर लेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा आपका जो है वाष्पीकरण हो गया। जैसे कोई ठोस पदार्थ है, अगर उसमें द्रव्य है तो आप उसे जब जो है वाष्प के रूप में परिवर्तन करते हैं, जब आप उससे उबालते हैं तो धीरे धीरे वाष्प में वह जो है वाष्पीकरण होकर आपका जो द्रव्य होता है वो उड़ जाता है। ठीक है, आपने देखा होगा, आपने इसे समझा होगा, अच्छी तरह से आपको पता होगा। हालांकि अभी आप छोटे बच्चे नहीं हैं, आप अगर साइंस स्ट्रीम से बीएससी किए होंगे तो आपको सारी चीज़ें खुद ब खुद पता होंगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, किस धातु के तल के क्षेत्रफल का मात्रक है। ठीक है, धातु के तल के क्षेत्रफल का मात्रक है, अगर हम कहें तो वर्ग मीटर। ठीक है, धातु के तल का क्षेत्रफल का मात्रक कौन है? वर्ग मीटर होता है। ठीक है, चलिए अब आपके बीच में अगली श्रृंखला आ रही है अतिलघुत्तरीय। हालांकि अगर इस पर भी देखा जाए तो आपके 1 नंबर के ही क्वेश्चन हैं। अभी तक ऊपर का 1 नंबर था, यानी बहुविकल्पी 1 नंबर के क्वेश्चन थे, अतिलघुत्तरीय भी 1 नंबर के ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब 1 नंबर में आपको कैसे लिखना आप खुद समझदार हैं, समझ सकते हैं।
ठीक है। चलिए यहाँ देख पा रहे हैं, कहा जा रहा है घर्षण बल हम किसे कहते हैं। जाहिर सी बात है, हम आप बाइक चलाते हैं, बाइक चलाते वक्त बिना जो है फ्रैक्शन के आपकी बाइक नहीं चलती। अभी आप ध्यान रखिएगा, कभी आप वही चीज़ें शीशे पर चला कर देखिए तो आपकी बाइक नहीं चलेगी, क्योंकि शीशे में फ्रैक्शंस यानी घर्षण नहीं पाया जाता। ठीक है, देख पा रहे हैं किन्हीं दो सतहों के संपर्क तलों के बीच सापेक्ष गति का विरोध करने वाले को हम घर्षण बल कहते हैं। जैसे कोई दो सतह है, ठीक है, कोई दो सतह है, जैसे आपकी बाइक हो गई और पृथ्वी हो गई, दोनों में आपस में रगड़ होता है, जो है जो दोनों आपस में रगड़ते हैं, यही हमारा जो होता है वो घर्षण बल कहलाता है। ठीक है, आगे कहा जा रहा है, आपको पता है बिना फ्रैक्शन, हमने बताया शीशे का उदाहरण दिया, अगर आप शीशे पर चलाएंगे तो नहीं चलेगी। ठीक है, चलिए यहाँ देख पा रहे हैं सवाल कहा जाए पौधे में, पेड़ पौधों में अलैंगिक प्रजनन विधियों का नाम लिखिए। यहाँ देख पा रहे हैं रोपण, कलम लगाना, दाब, कलम, इन चीज़ों को आपको पता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके बीच में है, पत्तियों के प्रमुख कार्य क्या होते हैं। हालांकि अगर देखा जाए पत्तियों के प्रमुख कार्य इसमें बहुत सारे दिए गए हैं, ठीक है, लेकिन आपको पत्तियों के ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 कार्यों को लिखना है, क्योंकि आपको सिर्फ ज़रूरत है 1 नंबर की। ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा पन्ना लिखने की ज़रूरत नहीं। ऐसा मत करिएगा कि हमें ये क्वेश्चन आसानी से आ रहा है तो हम पूरा का पूरा पेज ही भर दें, ये गलतियाँ मत करिएगा। 1 घंटे का पेपर होता है, समय बचाना आपका परम कर्तव्य होता है। ठीक है, चूँकि क्वेश्चंस की संख्या कुछ ज़्यादा होती है। आगे पत्तियों के प्रमुख कार्य के अंतर्गत कहा जाए तो पत्तियों में हरित लवक पाया जाता है, जिसकी सहायता से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है और पौधे अपना भोजन बनाते हैं। ये सबसे ब्रह्मास्त्र है आपका। ठीक है, इस चीज़ को अगर आप लिख दे रहे हैं तो वैसे एग्जामिनर जो होगा वो समझ जाएगा कि जो बच्चा है उससे पूरी तरह से पत्तियों के जो प्रमुख कार्य हैं वो स्पष्ट रूप से आ रहा है। ठीक है, 2 नंबर में आप ध्यान रखिएगा, 2 नंबर में पत्तियों में रंध्र पाए जाते हैं जो वाष्पोत्सर्जन यानी कहा जाए इवोपोरेशन में सहायक होते हैं। ठीक है, अगला 3 नंबर आप देख पा रहे हैं, कुछ पौधे पत्तियों कांटों में रूपांतरित हो जाते हैं, जिन पौधों की जंतुओं से रक्षा होती है, जैसे नागफनी हो गया, आर्जीमोन हो गया। नागफनी आपने देखा होगा, आपके यहाँ भी नागफनी होता होगा, जो है इस तरह से बना रहता है। ठीक है, इस तरह से बना रहता है, तमाम तरह के इसमें जो है बीच बीच में कांटे लगे रहते हैं। आपने अच्छी तरह से देखा होगा, जहाँ थोड़ा सा जो है मरुस्थलीय एरिया होगा वहाँ पर मिलता है। ठीक है, चलिए आगे आप देखिए, यहाँ कहा जा रहा है छोटे छोटे क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिए अच्छी तरह से, बाकी आप छोड़ दीजिए। ठीक है, यहाँ देखिए कुछ पौधों में पत्तियाँ रंगीन हो जाती हैं जो कांटों की तरफ कीटों को आकर्षित करती हैं, और भी चीज़ों को आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। तीन जो है कारण आप लिख दीजिए, आपके लिए सफिशिएंट हो जाएगा। ठीक है, लास्ट एक देख लीजिएगा, घटपर्णी जो है ड्रोसेरा आदि पौधों में पत्तियां जो है कीटों को पकड़ने के लिए रूपांतरित होती हैं, जिससे ये पौधे नाइट्रोजन की प्राप्ति करते हैं। ठीक है, इन चीज़ों को आप पढ़ लीजिएगा अच्छी तरह से। चलिए आगे आपका आ रहा है, ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। ठीक है, ऊर्ध्वपातन क्या होता है, ध्यान रखिएगा। ऊर्ध्वपातन को अगर कहा जाए, वे सभी पदार्थ जो गर्म करने पर बिना द्रव में बदले सीधे गैस के रूप में बदल जाते हैं, जो है ऊर्ध्वपात कहलाते हैं। ठीक है, और यह क्रिया जो आपकी होती है वो ऊर्ध्वपातन कहलाती है। जैसे अगर हम बात करें, अगर हम ऊर्ध्वपातन के एग्जाम्पल के थ्रू आपसे बात करें तो आपने कपूर को देखा होगा, आयोडीन देखा होगा और नवसादर को देखा होगा। ठीक है, इन्हें जो है अगर देख पा रहे हैं बिना गर्म करने पर द्रव में बदल जाते हैं। जैसे अगर हम कपूर को थोड़ा सा जो है धूप में रख दें तो कपूर अपने आप जो है वो पिघल जाएगी। ठीक है, बिना गर्म करने पर, ठीक है, सॉरी, अगर हम कपूर को गर्म करें, ठीक है, तो वो आपने देखा होगा इवोपोरेट होकर जो है पूरी तरह से उड़ जाती है। ठीक है, आयोडीन की सेम वही कंडीशंस है, नवसादर की भी वही कंडीशंस है। ठीक है, चलिए आगे आ रहा है, घूमते हुए लट्टू में किस प्रकार की गति पाई जाती है, आपको पता होगा, आपने लट्टू को नचाया होगा, इस चीज़ को हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए आपके बीच में फिलहाल के लिए लट्टू, घूमते हुए लट्टू में किस प्रकार की गति होती है। कोई वस्तु जब अपने अक्ष पर घूमती है तो उसकी गति घूर्णन कहलाती है। लट्टू घूर्णन गति कर रहा है, घूर्णन गति में संपूर्ण वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान को स्थानांतरित नहीं होती, बल्कि वह अपने धुरी या केंद्र पर चारों ओर घूमती रहती है। आपने देखा होगा, आपने लट्टू को नीचे फेंका तो एक स्थान वो घेर लेता है और इसी स्थान पर उसकी जो केली होती है यही होती है और यह चारों तरफ ये से घूमता रहता है। ठीक है, मेन जो सेंटर होता है एक ही जगह उसका निश्चित होता है। ठीक है,
ये चीज़ों को आपको पता है। बाकी आप देख पा रहे हैं साइकिल की पहिया होगी, साइकिल की पहिया भी एक स्थान पर अपने निश्चित होती है, आप लेकर उसे चलते रहते हैं। 11 कहा जा रहा है अपने शरीर में कितनी ज्ञानेंद्रियाँ पाई जाती हैं, अब इसे बताने की ज़रूरत नहीं है। आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, ये आपकी 5 ज्ञानेंद्रियाँ पाई जाती हैं। अगला लघुत्तरीय क्वेश्चन आपके बीच में आ रहा है, इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। 2 नंबर के क्वेश्चन हैं, अच्छी तरह से लिखने का प्रयास करिएगा। मरुस्थलीय पौधों की पत्तियां नुकीली होती हैं, इन पौधों में मुख्य विशेषता क्या होती है? जो पत्तियों की सतह से पानी निरंतर वाष्प बनकर उड़ जाता है। मरुस्थलों में पानी की कमी के कारण वहाँ वातावरण शुष्क होता है, अतः पत्तियों से वाष्प बनकर उड़ न जाए, इसके लिए पत्तियां कांटों के रूप में बदल जाती हैं। इन पौधों में तने हरे व चपटे होते हैं, भोजन बनाने के कार्य करते हैं, ये इसकी विशेषता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके बीच में आ रहा है, ध्यान रखिएगा। यह आपके लिए न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण है, इन चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा। इसमें समझाने की हमें ज़रूरत नहीं है, बाकी आप खुद समझदार हैं। ठीक है, यह चीज़ें बोर्ड पर अच्छी तरह से समझाई जा सकती हैं, बट PDF के माध्यम से हम आपको अच्छी तरह से जो है आप खुद देख लीजिएगा इसमें क्या कुछ कैसे करना है। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। एक बर्तन की धारिता 12 लीटर है, इस धारिता घन सेंटीमीटर एवं घन मीटर में ज्ञात करिए। ठीक है, ये पहला वाला आपका है, देखिए घन जो है घन मीटर में है और ये घन सेंटीमीटर में है। कैसे करना है आपके बीच में सॉल्यूशंस दिया गया है। चलिए अगला आपके बीच में आ रहा है, देख पा रहे हैं, बीनना एवं फटकारना पृथक्करण विधियों को 100 उदाहरण समझाइए। ठीक है, बीनना क्या होता है, फटकारना क्या होता है, छोटा करते हैं ताकि आपको एक ही स्क्रीन पर सारी चीज़ें स्पष्ट दिख जाए। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए आपके बीच में फटकारना सबसे पहले आ रहा है, देख सकते हैं। फटकारने से हल्के पदार्थ जैसे गेहूं से भूसा आदि दूर किए जा सकते हैं। उदाहरण, सूप के द्वारा हम गेहूं को फटकारने से हल्का भूसा आदि सूप से बाहर दूर गिर जाता है। आपने देखा होगा गांव घर की माताएं होती हैं, बहनें होती हैं, वो किस प्रकार से जब हमारे गेहूं में भूसा वगैरह होता है तो वो सूप से किस प्रकार से फटकारती हैं। ठीक है, अगला आपके बीच में है, किसान भूसा युक्त गेहूँ जो है ऊंचे स्थान पर खड़ा होकर गिराता है और जिससे अनाज या गेहूँ कहा जाए पास तथा हल्का भूसा आदि हवा में उड़कर इकट्ठा हो जाते हैं। ठीक है, बीनना क्या होता है, कुछ अनाज जैसे गेहूँ, चावल जो है अथवा दाल में कुछ अनुपयोगी घटक जैसे कंकड़, मिट्टी आदि मिले होते हैं, तो उन अनाजों को आकृति एवं आकार रंग से भिन्न होते हैं, इन्हें हाथ से बीनकर पृथक करने की प्रक्रिया है बीनना कहलाती है। आपने देखा होगा जो घरों में हमारे चावल होता है, अगर उसमें कहीं कंकड़ वगैरह गिरा रहता है तो जो माताएं बहनें होती हैं जो भोजन बनाती हैं वो जो है एक थाली या प्लेट किसी भी चीज़ों में रख कर वो बैठकर आराम से वो बीनती हैं उसे। ठीक है, ताकि अच्छा चावल हम लोगों को मिल जाए। तो यही चीज़ें बीनना होता है, वो एक एक चीज़ों को कर कर वो हाथ से निकालें तो वही हमारा बीनना कहलाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके बीच में आ रहा है, देखने का प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन है जो है गुरुत्व बल तथा पेशीय बल को उदाहरण सहित समझाइए। अब गुरुत्वीय बल क्या होता है, पृथ्वी जो है पत्थर के टुकड़े को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है। पृथ्वी के इस आकर्षण बल को गुरुत्व बल कहते हैं। सभी वस्तुओं पर गुरुत्व बल कार्य करता है। आपने देखा होगा गुरुत्वीय बल क्या होता है, जैसे अभी हम कोई चीज़ नीचे से ऊपर फेंक देते हैं तो वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो हमने नीचे से ऊपर चीज़ों को फेंका है सेम वही प्रक्रिया होकर वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे गिर जाता है। यही हमारा गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। ठीक है, आगे आपके बीच में पेशीय बल आ रहा है। जब हम किसी वस्तु को हाथ से उठाते हैं तो हमारे हाथों की मांसपेशियों में खिंचाव होता है। हाथ की मांसपेशियों पर उत्पन्न खिंचाव द्वारा बल पर लगाया जो है वस्तु पर बल लगाया जाता है। जो है पेशियों द्वारा लगाए गए इस बल को पेशीय बल कहते हैं। बैलों द्वारा गाड़ी को खींचना और पानी से भारी बाल्टी उठाना जो है, और आगे कहा जा रहा है किसी वस्तु को हथौड़े से पीटना, टमाटर को दबाना और आदि पेशीय बल के उदाहरण है। जैसे आपने देखा होगा लोहार होता है, जब हंसिया, खुरपा आप आदि चीज़ों को ले जाते हैं पिटवाने के तो वो हाथ से पीटता है, तो कहीं ना कहीं जब वो हाथ से पीटता है तो वहाँ उसका पेशीय बल कार्य करता है। ठीक है, बीजों के प्रकीर्णन किसे कहते हैं, किन किन विधियों द्वारा बीजों का प्रकीर्णन होता है, इन चीज़ों को आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। जो बीजों का प्रकीर्णन जो है
आपके बीच में है, यह सर्वविदित तथ्य सभी से ज्ञात होता है कि पर्यावरणीय संरचना में पेड़ पौधों की मुख्य भूमिका होती है। पेड़ पौधे बीजों द्वारा ही बनते हैं, इसलिए बीजों के प्रकीर्णन अति आवश्यक है। बीजों के प्रकीर्णन के लिए प्रकृति द्वारा कई प्रकार के उपाय किए गए हैं। आगे कहा जा रहा है बीजों के प्रकीर्णन की प्रमुख विधियाँ क्या है? जल के माध्यम से है, अगला आपका है फलों के माध्यम से है, वायु के माध्यम से है और जंतुओं के माध्यम से। ठीक है, इन चीज़ों को आप पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपके बीच में आ रहा है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। पुष्प के कितने भाग होते हैं और इन भागों को चित्र बनाकर कार्य को संक्षेप में समझाइए। चित्र को आप देख रहे हैं, ठीक है, चित्र को आप देख लीजिएगा और आपके जो इसके कार्य हैं यहाँ से आप समझ लीजिएगा। बाह्य दल पुंज क्या होते हैं, दल पुंज क्या होते हैं और पुमंग और जायान। ठीक है, तो ये चीज़ें थी। आशा करते हैं दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हैं। थोड़ा सा जो आपका समय है वो बच जाए, ये मेरा परम उद्देश्य होता है। इन चीज़ों को आप खुद पढ़ सकते हैं। अभी हम एक एक लाइन पढ़कर आपको सुनाएं तो थोड़ा सा जो है समय जो है बर्बाद जाता है। इस वजह से मैं आप सभी से कहना चाहूँगा इन चीज़ों को आप स्वयं पढ़कर समझ लीजिएगा। बाकी अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप खुद स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इमेज को हमने छोटा कर दिया है, ठीक है। अगर इस PDF की ज़रूरत आपको पड़ रही है तो लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मामूली सी शुल्क 150 रुपये का पेमेंट करके आप PDF को प्राप्त कर सकते हैं, प्रत्येक सब्जेक्ट के बेहतरीन नोट्स को। ठीक है, तो इस वीडियो में यहीं तक। अगर जो है आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे तो प्लीज़ जो है आप कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर अवगत कराइएगा कि हाँ आपके द्वारा दी गई सारी चीज़ें मुझे समझ में आ गई है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद।